हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर 2 को। तो इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या बात करी, हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा था। हमने देखा था अलग अलग तरीके के, जिस तरीके से बाय द टाइम हमारे इन्वेंशन होते गए, न्यू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और फिर हमने मेंडलीव की पीरियड टेबल के बारे में पढ़ा, उसके डिसएडवांटेजेस, और फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, उसका हमने फर्स्ट लॉ तक हम बात कर चुके थे। तो लास्ट लेक्चर में एक बात आपकी रह गई थी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हमने ये तो पता कर लिया था कि दैट इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, पर इसमें हम इसके एडवांटेजेस के बारे में भी हमें बात करनी थी। तो इसका एडवांटेज क्या था आपका, ये है इसके एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस के बारे में क्या था कि सबसे पहला मेंडलीव में क्या था कि आपको पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी, वो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, बिकॉज आइसोटोप्स में क्या होता है कि आपका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। बट यहाँ पर क्या है, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर्स, एंड आइसोटोप्स का एटॉमिक मास तो सेम डिफरेंट होता है। तो अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एटॉमिक मास तो सेम हो गया, तो आपको अलग अलग पोजीशन जस्टिफाई नहीं करनी पड़ेंगी अब आइसोटोप्स के लिए। तो फर्स्ट तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि दैट यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स बिकॉज नाउ यू हैव द सेम एटॉमिक मास। ठीक है। अब दूसरा क्या था, उसमें हमने देखा था कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टीज थी जो मेंडलीव ने अपना जो ऑर्डर दिया था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने देखा था कि कुछ जगहों पर वो अपना सीक्वेंस फॉलो नहीं कर पा रहा था, बट ये एनोमेलस प्रॉपर्टीज भी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो जाती हैं। तो ये आपके एडवांटेजेस थे ओवर मेंडलीव, जो उसके ड्रॉबैक्स थे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अवर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले आप अपनी टेबल को देख लीजिए कि दिस इज योर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये तो आप सभी को पता है कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग का ये जो होता है, पहले के दो ये होते हैं आपके एस ब्लॉक के, और मिडिल में ये जो आपके 10 ग्रुप्स आते हैं ये होते हैं आपके डी ब्लॉक। ठीक है। और ये जो लास्ट में आपके आते हैं ये वाले होते हैं आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और ये आपको सीक्वेंस, आई होप आप सभी को ये पता होगा कि इनको लर्न कैसे करते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप ये फर्स्ट ग्रुप में जब आप आते हो तो इसको इस तरीके से आप लर्न करते हो, है, ली, ना, की, रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के राइम्स होते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस वे में आप लर्न कर सकते हैं। ये सब तो आप कुछ अभी आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, बिकॉज ये आप सब कोई 11th-12th में पढ़ चुका होता है। ठीक है। तो ये आपको राइम्स तो आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये लर्न करने का सीक्वेंस तो पता ही होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपके पीरियड नंबर डिफाइन होते हैं। ठीक है। एन यहाँ पे क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो पीरियड होते हैं, पीरियड आपके क्या होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर आपके 7 पीरियड्स होते हैं। और उसी तरीके से आपके अलोंग द लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आप देखेंगे कि आपके ग्रुप नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 और 2 दो ग्रुप तो आपके आ जाते हैं एस ब्लॉक के अंदर। उसी तरीके से ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आपके आ जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर, यानी कि डी ब्लॉक में आपके टोटल कितने होते हैं, 10 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्टली आपका जो पी ब्लॉक होता है, इसमें आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ग्रुप 13 से, एंड 14 एंड 15 एंड 16 17 एंड 18। तो ये यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके इसमें आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको आप कहते हैं पीरियड्स, और यहाँ पर आपका टोटल 18 आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको आप नाम देते हो क्या, जिसको आप कहते हो ग्रुप्स। ठीक है। और इधर पर आपका क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट, ये जो आपका ग्रुप नंबर 3 होता है, ग्रुप नंबर 3 में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर क्या आते हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इनका सब ग्रुप डिवाइड होता है, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है, लैंथेनॉइड के बाद क्या आता है, आपकी लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है। उसी तरीके से लास्ट पीरियड में आपकी एक्टिनॉइड जो होता है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है क्या, एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये वाले क्या होते हैं आपके एफ ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक है। तो टोटल आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे एक एस ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है और एक आपका डी एफ ब्लॉक होता है।
तो टोटल आपके पास क्या है, आपके पास 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और दूसरा क्या है कि ये जो आपके जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स के अंदर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस एलिमेंट के बाद आपका यहाँ से हॉफनियम स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जब ये सीरीज लास्ट की एक्टिनॉइड्स की खत्म हो जाती है ना, तो यहाँ पे लॉरेंशियम के बाद आपका यहाँ पे ये वाला एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, रदरफोर्डियम। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि ये वाला जो आपका जो ग्रुप नंबर 3 होता है, ग्रुप नंबर 3 में आप देखोगे कि आपके ये जो 4 एलिमेंट्स तो आते ही आते हैं, इसके साथ क्या होता है, 4 एलिमेंट्स के साथ जितने ये जो आपके यहाँ पर 14 इसमें होते हैं आपके लेंथेनॉइड्स और 14 इसमें भी होते हैं। तो टोटल क्या है आपके पास, ग्रुप 3 में होता है 4 आपको वहां मिल जाते हैं ऊपर एलिमेंट्स, और आपके 4 आपके डी ब्लॉक के आ जाते हैं, और 14 + 14 28 आपके पास आ जाते हैं किसके, आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके पास लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट ग्रुप आपके पास, या कह सकते हो लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है वो आपका होता है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसमें बहुत, ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं आपके, लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से और थोरियम से। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है बच्चों, एफ ब्लॉक में क्या होता है कि आपका 14 एलिमेंट्स ही पॉसिबल होते हैं, और कुछ बुक्स में क्या होता है ये लेंथेनियम और एक्टिनियम को भी उसके अंदर ही काउंट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा ना बच्चों तो टोटल 15 आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके एफ ब्लॉक में आपको पता है कि एफ सब शेयर में मैक्सिमम आपके 14 पॉसिबल होते हैं, जिससे क्या होगा आपके 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो वो आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। ये जो आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होता है ये आपका डी ब्लॉक से ही बिलोंग करता है। उसके बाद जो सीरियम और थोरियम से जब स्टार्ट होते हैं ना, ये आपके स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक से। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बोलोगे लेंथेनॉइड सीरीज आपकी सीरियम से स्टार्ट होती है। उसी तरीके से जब आपसे बोला जाएगा कि एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बोलोगे कि आपकी वो थोरियम से स्टार्ट होती है, ना कि एक्टिनॉइड से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी बेसिस पे हम कुछ अपने जो अभी तक हमने सीखा, तो हम उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में वी हैव 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको आपने क्या कहा, जिसको आपने कहा पीरियड्स। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, 7 हॉरिजॉन्टल रोज के बाद आपके पास क्या था कि आपके पास 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिसको आपने क्या कहा, जिसको आपने कहा ग्रुप्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको आपने क्या कहा, ग्रुप्स, इसको आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि आपका जो लार्जेस्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 3। तो आपका जो लार्जेस्ट ग्रुप होता है ये वाला होता है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो ग्रुप 3 में कैसे होता है, तो यहाँ पे आपके 4 डी ब्लॉक के होते हैं, और यहाँ पर आपके 14 लेंथेनॉइड्स होते हैं, और इसी तरीके से 14 आपके पास एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो टोटल आपके पास कितने आ जाते हैं, टोटल आपके पास 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं, किसमें, आपके ग्रुप नंबर 3 में। इस वजह से क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 आपका लार्जेस्ट या कह सकते हो आपका लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है। ठीक है, और उसी तरीके से हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास टोटल ब्लॉक्स कितने होते हैं, टोटल ब्लॉक्स कितने थे हमारे पास, टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स आपको देखने को मिले थे। 4 ब्लॉक्स आपके कौन से थे, आपका एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, डी ब्लॉक था, और आपका एफ ब्लॉक था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो एस पी डी एफ ब्लॉक आपके डिफाइन किए, तो किस बेसिस पे डिसाइड हुआ कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक में जाएगा, या ये एलिमेंट पी ब्लॉक में जाएगा, या एफ ब्लॉक में जाएगा। तो क्या होता है बच्चों कि जब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जिस भी सब शेल में एंटर करता है वही आपका ब्लॉक नंबर उसका
हो जाता है। जैसे एस ब्लॉक में क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है आपका 1s1, और इस तरीके से आपका क्या होता है, बेरिलियम का क्या होता है 1s1 और 2s2। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें हाइड्रोजन में एस सब शेल में एंटर कर रहा है, तो क्या होता है इसको इसलिए आपने एस ब्लॉक में रखा। इसी तरीके से आप डाउन द ग्रुप आते जाओगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस सब शेल में एंटर करता है, तो इसलिए हमने इनको एस ब्लॉक में रखा। ठीक है, तो उसी तरीके से बेरिलियम में आपने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका एस सब शेल में ही एंटर करता है, तो इसी वजह से इस बेसिस पर आप इनको एस ब्लॉक में रखते हो। उसी तरीके से जब आप पी ब्लॉक की बात करोगे तो जो बोरॉन होता है, बोरॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पी ब्लॉक में आप पी सब शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो इसी वजह से आपने इसको क्या रखा, पी ब्लॉक में रखा। इसी तरीके से जब कार्बन की बात करते हो तो आपको क्या हो जाता है 2p2, और लास्टली आप फिल करते जाते हो तो आपका नियोन का क्या आता है 2p6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जिस भी सब शेल में एंटर करता है वही आपका ब्लॉक नंबर हो जाता है। इसी बेसिस पर जब आप अरेंज करते हो तो आपको ग्रुप नंबर्स इस तरीके से आपके ब्लॉक्स आपके डिफाइन होते जाते हैं। उसी तरीके से एफ सब शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने अपने जो पॉइंट्स लिखे थे ये टोटल इस तरीके से आपकी शेल्स डिफाइन होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ब्लॉक्स नंबर इज डिसाइडेड on the basis of the last electron। तो क्या होता है यहाँ पर जो आपका जहां पर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वही आपकी शेल होती है। तो क्या हमने लिखा, ब्लॉक नंबर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्रिंग सब शेल। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इसके बाद हमें पीरियोडिक टेबल में क्या देखना है, चलो हमने ये सारी चीजें तो डिस्कस कर ली, अब हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने होंगे जो हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के। कि हमने अभी क्या बात करी थी, हमने अभी बोला कि एस ब्लॉक में कितने आपने पीरियोडिक टेबल में देखा कि आपके सिर्फ 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो होता क्या है बच्चों कि जब कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है, जो भी आपके 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है ना किसी भी पीरियड का वो आपका एस ब्लॉक से ही स्टार्ट होता है, यानी कि आपका ग्रुप नंबर 1 से ही आपका स्टार्ट होता है। उसी तरीके से किसी भी पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है ना वो आपका क्या होता है, आपका ग्रुप नंबर 18, यानी कि आपका नोबल या कहते हो आप जिसको इनर्ट गैसेस में एंटर करता है। तो कुछ आप यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। तो सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी पीरियड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पे आप लिख लेना फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी पीरियड starts from ग्रुप नंबर 1, जो कि क्या होता है आपका एस ब्लॉक का। और ग्रुप नंबर 1 आपका क्या कहलाता है, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को आप कहते हो एल्कली मेटल्स। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, आपके एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स आपके कौन कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स आपके होते हैं, आपका स्टार्ट होता है हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड फ्रांसिन। तो ये आपके एल्कली मेटल्स हो गए। तो इन्हीं में ही आपके किसी भी पीरियड के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। उसी तरीके से जो लास्ट एलिमेंट होता है हमारा, लास्ट एलिमेंट जो होता है ऑफ एनी पीरियड
वो कहाँ से स्टार्ट होता है? लास्ट पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट कम्स इन ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को आप क्या कहते हो? ये आपकी होती है नोबल गैसेस, ये होती हैं आपकी नोबल गैसेस, या जिसको आप क्या कहते हो? इनर्ट गैस। ये क्या होती है आपकी? यहाँ आपकी हीलियम से स्टार्ट होती हैं, देन नियॉन, देन ऑर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन जीनॉन। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? नोबल गैसेस में एंड करता है। इसी तरीके से आप थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आप इसकी लिखोगे, इसमें आपके पास क्या होती है? जो लेंथेनॉइड की सीरीज होती है, ठीक है, तो ये वाली चीज आप देखो, तो आपका जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो 58 से स्टार्ट होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैक्सिमम आपका 71 तक आपका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लेंथेनॉइड्स में क्या होते हैं? 14 एलिमेंट्स। उसी तरीके से क्या होता है आपके जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक्टिनॉइड्स आपके ग्रुप एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होते हैं। 89 जो होता है वो आपका एक्टिनॉइड का होता है, बट एक्टिनॉइड्स जब उसकी आप ट्रांजिशन सीरीज के बाद आप जब एफ ब्लॉक में आते हो तो उनको एक्टिनॉइड्स कहते हैं, जो उसके अंडर फॉल करते हैं। तो उसका किससे स्टार्ट होता है? उसका 90 से स्टार्ट होता है और 90 से होकर वो कहाँ जाता है? एटॉमिक नंबर 90 से आपका स्टार्ट होके 103 पे एंड करता है। तो आपके इसमें भी कितने हो जाते हैं? आपके 14 एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो आपका आपने देख लिया कि फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बारे में आपने बात कर ली। अब जो आपका डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है आपके पास? डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक में आपके पास आप देखोगे ये जो डी ब्लॉक है, तो इसमें आपके पास टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? यहाँ से आपके ये पीरियड्स डिफाइन होते हैं। तो डी ब्लॉक में आप देखोगे आपके पास क्या होता है कि टोटल यहाँ पर ये इधर से स्टार्ट हुआ, टोटल 1 2 3 4। तो डी ब्लॉक में आपके कितने होते हैं? डी ब्लॉक में टोटल आपके पास 4 पीरियड्स होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे इस पॉइंट पे? डी ब्लॉक है टोटल 4 पीरियड्स। ये हो गया डी ब्लॉक के बारे में। अब आपको पता है कि हमने देखा कि एस जो ब्लॉक होता है उसमें टोटल आपके 2 ग्रुप्स होते हैं। तो ये लास्ट में हम एक पॉइंट और लिखेंगे, क्या होता है आपके पास जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में आपका होता क्या है कि ये होते हैं ग्रुप नंबर 1 से 2 तक के लिए, और यहाँ पर आपके टोटल कितने होते हैं? टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है आपका जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? पी ब्लॉक आपका ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक ये आपका जाता है। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने होते हैं? पी ब्लॉक में आपके पास होते हैं टोटल 6 ग्रुप्स। ठीक है, उसी तरीके से आप जब डी ब्लॉक की बात करते हो तो डी ब्लॉक आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? ये आपका ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ तक एंड हो रहा था? ये आपका, इसमें टोटल 10 होते हैं ना, तो ये आपका ग्रुप नंबर 12 पर एंड हो रहा था। तो टोटल इसमें कितने थे आपके पास? 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, 10 डी ब्लॉक के आपके पास ग्रुप थे। तो ये आपका टोटल 10 ग्रुप्स आपके आ जाते हैं। उसी तरीके से जब आप एफ ब्लॉक की बात करोगे तो एफ ब्लॉक जो है ये आपका क्या होता है? इसमें सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप नंबर 3 में ही लाई करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे? ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल आपने देख लिया कि कौन से ग्रुप में आपके कौन से एलिमेंट्स कहाँ तक जाते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार इसको देख लीजिए, ये आपको एज इट इज आपके पास याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम देखेंगे कि एक आप नोट डाल लीजिए, यहाँ पे आप नोट के फॉर्म में लिखो कि हमारे पास जो एस सब शेल होती है, जैसे sp_d ब्लॉक है तो उसमें क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा s सब शेल में जा रहा था। s सब शेल कैसी होती है, ये हमारी s सब शेल होती है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर आपके पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर क्या हो सकता है, इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपकी एस सब शेल की बात हो गई। और इसी तरीके से क्या होता है, आपकी जो पी सब शेल होती है, पी सब शेल आपकी किस तरीके से दिखती है, ये होती है आपकी पी सब शेल। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास 3 ब्लॉक्स होते हैं और 3 ब्लॉक्स में मतलब क्या है, टोटल आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पॉसिबल है ना। तो इसी तरीके से डी ब्लॉक की बात करते हैं जब, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, आपको पता है टोटल आपके पास बीच में क्या आते हैं, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। और डी ब्लॉक में आपके पास मैक्सिमम आपके पास क्या होता है, 5 ब्लॉक्स हैं। जब आप फिल करते हो टोटल आप 5 ब्लॉक्स में कितने फिल कर सकते हो, आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो जाते हैं। उसी तरीके से आपका जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक में आपके पास क्या होता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में आपके पास क्या था, 14 आते हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल क्या है, 7 ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ये आपको इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तब आपको ये ब्लॉक्स बहुत ही आपके पास माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सब शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकती है अपने पास। तो इससे ज़्यादा आप पॉसिबल नहीं है कि आप डी में 10 से आप 11 डाल दो, तब आप क्या करोगे, डी के बाद आपको पी सब शेल में आगे मूव कर जाना होता है। इसी बेसिस पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं, चलिए ये तो हमने देख लिया। अब हमें क्या था कि अब हमें देखना है कि जब आपको नोबल गैसेस हैं जैसे आपकी, तो नोबल गैसेस का आपको जनरल आपको अगर पता होगा कि किसका क्या एटॉमिक नंबर है, वो सीक्वेंस अगर आपको एक ग्रुप का याद रह गया ना, तो आपको अब मैं बताऊंगी कि कैसे आप एक ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लर्न करके आप बाकी के एलिमेंट्स को भी प्रेडिक्ट उसके बेसिस पर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम आप लिखो जैसे यहाँ पर, तो इधर पे क्या है, ये आपका ग्रुप नंबर 18 है। ठीक है, तो आपकी कौन सी होती है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और लास्टली आपकी एक ओजी करके होती है। ठीक है, तो अब ये तो आपने इसके सिंबल्स लिख लिए, अब आपको लिखना है यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है आपका 10, ऑर्गन का होता है आपका 18, क्रिप्टॉन का होता है आपका 36, इसी तरीके से जीनॉन का आपका होता है, इसमें आपका क्या होता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, यहाँ पर आपका आता है 54। और इधर पे क्या होता है कि जीनॉन के बाद आपका आता है रेनॉन, देन आपका आता है ओजी। ठीक है, तो 54 के बाद आपके पास आता है 86,
और लास्टली आपके पास आता है 118। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। इसको याद करने का एक तरीका ये भी होता है बच्चों कि जैसे आप देखोगे, आपको पता है कि जब आप ग्रुप से नीचे मूव करते हो तो आपका किस सीक्वेंस में इंक्रीज होता है, आपका 2 8 8 18 18 देन 32 32। इस नंबर को आप ऐड करते जाते हो तो आपका क्या होता है, आप जब डाउन द ग्रुप आते हो तो आप उसका एटॉमिक नंबर इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। इसमें भी आपको क्या हो रहा है, जो आपका यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 8 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से आपका 10 और 18 में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आपका 8 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से जब आप इसमें आए तो आपका क्या डिफरेंस हो गया, 18। इसी तरीके से जब आप 54 में से -36 करोगे तो क्या आता है आपका, यहाँ पे भी 18 आता है। देन 54 - 86 में आपका क्या आता है, यहाँ पर आपका आ जाता है 32, है ना। और लास्ट में जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो ये भी आपका क्या आ जाता है, 32। तो ये आपका डिफरेंस आता जाता है। अब क्या होता है कि इसी बेसिस पर आप बता देते हो कि क्या नेक्स्ट ग्रुप का आ सकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये वाले जो होते हैं हमारे, इसका आप पीरियड कैसे लिखते हो, ये पीरियड क्या होता है, हीलियम का 1, इसका 2, ये थर्ड पीरियड का 4 5 6 एंड 7। ये जो मैंने अभी आपके सामने इतना लिखा हुआ है, ये अगर आप लर्न कर लोगे तो आपके पास क्वेश्चन इसी बेसिस पे अगर पूछ लिया जाए कि लेट अस सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, ये अगर यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको मैं अगर बोलती हूँ कि मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर आपको दिया मैंने, एटॉमिक नंबर्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ नीचे, और साथ में आपको बताना है कि उसका पीरियड क्या होगा। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एटॉमिक नंबर्स आपको दे दिए जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाले एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। लेट अस सपोज कि आपको लिख दिया जाए 29, ठीक है, 32, 58, 81, ठीक है। तो लेट अस सपोज चलो 4 ही एलिमेंट का आप बता दो कि इसमें जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन सी पीरियड से बिलोंग करेगा। ऐसे तो आपको सोचने में, आप जनरली चलो आप सोचोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी ना कि इस इतना आप अगर याद कर लोगे कि इस तरीके से आपने सीक्वेंस में लिखा एंड देन आपने लिखा उनका एटॉमिक नंबर, ये आपने लर्न कर चुके हो, तो क्या होगा, अगर आपको पता होगा कि जब ये वाला जो मान लीजिए 29 है आपका एटॉमिक नंबर, तो आपको पता है कि ये जो है पीरियड का लास्ट एलिमेंट होगा, तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट पीरियड में क्या हो रहा होगा, 11 से लेके 18 के बीच में जितने भी एटॉमिक नंबर आएंगे वो इसके पीरियड में लाई करेंगे। यानी कि ऑर्गन वाले में आपके थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर 11 से 17 के बीच में होगा, वो आपके पीरियड नंबर थर्ड में आपके लाई कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब आप नेक्स्ट ग्रुप में आओगे, नेक्स्ट पीरियड में आओगे, तो के बीच में एलिमेंट्स आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा कि आपका 19 से लेके 36 तक जितने भी आपके एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होंगे वो आपके आएंगे किसमें, ये आपके आएंगे ग्रुप पीरियड नंबर 4 पे। तो अब आप बताओ कि इसका क्या होगा। अगर ये 29 है, 29 आप देख सकते हो कहाँ आ रहा है, 18 और 36 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो ये वाला क्या हुआ, ये आपका क्रिप्टॉन वाले पीरियड में आ रहा होगा। और क्रिप्टॉन वाले पीरियड का आपको अगर ये पता होगा, ये लर्न कर चुके होंगे, तो आपको पता होगा क्रिप्टॉन वाले का आपके पास ये कौन से पीरियड में आने वाला है, ये आपका इसका पीरियड नंबर 4 रहने वाला है। उसी तरीके से जब आपको 32 का पूछ लिया जाएगा तो 32 किसके बीच में होगा, 32 भी इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, तो 32 भी कौन से पीरियड का हो जाएगा, 32 भी आपका पीरियड नंबर 4 से ही बिलोंग करने वाला है। उसी तरीके से जब एटॉमिक नंबर 58 है आपका, तो ये कहाँ होगा आपका, ये 54 से लेके 86 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो 54 वाले पीरियड को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वो तो एंड हो गया। तो अब हम 86 में हमारे पास क्या है, रेडॉन, तो ये आपका पीरियड नंबर 6 पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, ग्रुप नंबर 6 ही आपका यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि 54 से 86 के बीच में पूछा हुआ है। उसी तरीके से 81 क्या होता है आपका, 81 भी आपका इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा होता है, तो आपका क्या आएगा, इसका पीरियड नंबर भी आपका 6 ही आएगा। इसी तरीके से एक और आपको मैं ऐड कर देती हूँ, अगर
कि आप बताइए कि आपका 50 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट किधर आएगा। 50 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 36 और 54 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये जीनोन वाले पीरियड से बिलोंग करेगा, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, इसका पीरियड नंबर 5 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आपको कुछ मैंने ये क्वेश्चंस करा दिए, ये आपका बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल्स थे, क्योंकि इस तरीके से आप याद करेंगे ना अगर सीक्वेंस में, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको आसान बनाना है, अदरवाइज पीरियड टेबल आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट आप धीरे धीरे सिंप्लीफाइड वर्जन्स में आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। ये तो एक तरीका हो गया। अब मैंने आपके लिए एक ये ब्लॉक टेबल बनाई हुई है, इसमें आप कैसे बता सकते हो कि आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगला एलिमेंट कहाँ से आने वाला है। तो ये तो जैसे आपको पता है कि एस ब्लॉक है, तो ये ग्रुप नंबर जो है आपका ये 1 है, ठीक है, ये 2 ग्रुप नंबर है, 3 4 5, इसी तरीके से आपके सारे के सारे ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे इधर पे। यहाँ पे एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बन गया है, ये ब्लॉक आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये आप इसको, इस ब्लॉक को आप इग्नोर करना, ठीक है। इधर पे आपका ग्रुप नंबर 13, देन 14, 15, 16, 17 और ये आपका ग्रुप नंबर 18 है। ओके, तो यहाँ पे आपके टोटल कितने हैं, आपके 18 एलिमेंट्स हैं, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दो कि ये है ही नहीं आपका। और ये वाले आपके क्या आ जाते हैं, ये वाले आपके कौन से थे, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स थे आपके ये, और ये वाले आपके क्या थे, एक्टिनॉइड्स। अब मैंने आपको कहा था कि आप नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद करने की जगह आप क्या याद करोगे, उनका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आता है आपका, हीलियम का आपने देखा था कि एटॉमिक नंबर आ रखा था आपका 2, है ना। तो यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर आपको 2 याद था, हमने अभी सीक्वेंस में लिखा था, तो क्या आया था आपका 2 आया था, देन 10, देन आपका 18 आया था, देन आपका 36 आया था, देन आपका 54 आया था, देन यू हैव 86 और लास्टली आपका 118 आया था, है ना। अब अगर आपको ये पता है तो जैसे मैंने, अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि एटॉमिक नंबर, मैं आपको बोलूँ एटॉमिक नंबर जो 29 है वो कौन से ग्रुप या पीरियड में आपका आने वाला है, तो आपको एटॉमिक नंबर 29 से अगर आपको इनका पता होगा ना, तो क्या है, आपको इनका तो आपको पीरियड नंबर पता ही होगा, है ना। ये तो आपका फर्स्ट पीरियड का होगा, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का, ये सिक्स्थ का और ये सेवेंथ का। तो क्या होगा जब आपसे पूछूं मैं कि अगर एटॉमिक नंबर 29 है, वो क्या होगा आपका, यहाँ 18 और 36 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। तो जब आप फिलिंग करोगे क्या होगा, 18 के बाद आपका नेक्स्ट ग्रुप में जब आप आओगे ना, 18 के बाद जब आपने फिल करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 19 आया, देन 20 आपने फिल किया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ से आपने एक का ही लर्न किया, बाकी सब आपको इतना तो पता ही है कि एस में 2 होंगे, डी में बीच में आपके 10 आएंगे, फिर आपके पी में आएंगे। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि ये जो आपका 29 है, ये जो आपका 29 है ये कहाँ आ रहा है आपका, 29 आपका आया ग्रुप नंबर 11 में, और इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया, पीरियड नंबर यहाँ पे आप लिखो, तो ये इसके पीरियड नंबर है, तो ये वाला आपका आ गया पीरियड नंबर 4 में, यहाँ से इसका पीरियड नंबर आया निकल के 4। उसी तरीके से जब आप आगे फिल करोगे, जब आपको लेंथेनॉइड सीरीज की बात करनी होगी, तो लेंथेनॉइड सीरीज आपकी क्या होती है, लेंथेनॉइड सीरीज यहाँ पे आपकी आती है, आपके स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्कैंडियम होता है, यहाँ पे आपका इट्रियम आता है, देन आपका यहाँ पे लेंथेनॉइड स्टार्ट होते हैं, देन आपके यहाँ पे एक्टिनॉइड स्टार्ट होते हैं। तो आपकी यहाँ से ही लेंथेनॉइड ही आपका ये वाली सीरीज फिल करती है और एक्टिनॉइड आपकी ये वाली सीरीज से फिल होना स्टार्ट होते हैं। अब आपको पता है कि उसके पहले लेंथेनॉइड के पहले आपका यहाँ पे 54 है, 54 के बाद आप क्या फिल करोगे, 54 के बाद आप फिल करने वाले हो, 54 के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, 55 आएगा आपका, देन यहाँ पे आपका 56 आएगा,
और लेंथेनम का आपका हो जाएगा 57। तो जब आपका लेंथेनॉइड से स्टार्ट होंगे ना, लेंथेनॉइड सीरीज आपकी जो 14 एलिमेंट्स की होती है, ये आपको याद रखना है। लेंथेनॉइड खुद लेंथेनॉइड सीरीज में लाई नहीं करता है। लेंथेनॉइड खुद जो होता है वो होता है डी ब्लॉक का, और ये वाले जो एलिमेंट स्टार्ट करते हो आप फिल करना, वो होते हैं आपके कौन से, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि जो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा वो 58 से फिल होना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जब आप एक्टिनॉइड की बात करोगे तब आपको पता है कि लास्ट आपका कहाँ 86 में फिल हुआ। 86 के बाद जब आप फिल करना स्टार्ट करोगे तो आपका कहाँ कहाँ आएगा, 87 आएगा, देन आपका 88 आएगा, और एक्टिनॉइड से आपका क्या हो जाएगा, एक्टिनॉइड आपका 89 हो जाएगा। फिर जो सीरीज में जब आपके फिल होंगे ना तो आपके 90 से स्टार्ट होते हैं फिल होना, और फिर उसके बाद जब आप फिल कर लेते हो ना इसमें सारे के सारे, तब उसके बाद आपकी फिलिंग होती है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप सारे एलिमेंट्स को फिल करते हो। यहाँ पर आपको क्या होता है, लास्ट आपका 71 में आता है, और इस यहाँ पे आपका लास्ट 103 में आता है। उसके बाद जब आप 71, आप इसमें 57 में 14 ऐड कर लो, 14 ऐड कर लोगे आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 71 आ गया। देन इसके बाद 71 के बाद आपकी यहाँ पे स्टार्ट होते हैं 72 की फिलिंग। उसी तरीके से 103 के बाद आपकी यहाँ पे होती है 104। इस तरीके से आपको एक के ही पता थे, आपने देखा होगा हमें सिर्फ इसके ही लर्न किए हैं, और इसके लर्न करने के बाद आपको पता चल गया कि आपको कैसे बाकी के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सिर्फ पता होगा तो आप कैसे उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में निकाल पा रहे हो, कितना इजी से। बस आपको इतना तो पता ही होना चाहिए ना, लेकिन जो आपने राइमिंग लर्न करी है उससे आपको पीरियोडिक टेबल में ये तो याद रहना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आ रहा है। तो एलिमेंट तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने वो राइम से याद कर रखे हैं, क्योंकि आप एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप याद करते हो, और जब आप यहाँ पे जाते हो ना तो इस तरीके से आप कुछ याद करते थे ना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी। ये तो आपको आई होप इतना तो आपको पता ही होगा कि कैसे उनको लर्न करना है। तो आप हॉरिजॉन्टली आप डी ब्लॉक के याद करते हो, वर्टिकली आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के याद करते हो। तो आपको एलिमेंट्स तो पता ही है कि कहाँ पे कौन सा आ रहा है। तो एटॉमिक नंबर तो आप सबके याद नहीं कर पाते हो कि कौन से एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होगा। तो आप इससे आप बहुत ही इजीली आप बता पाओगे कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किस जगह पे आ रहा है। तो आप बहुत ही इजीली बता पाओगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आपका उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन था कि जो मैंने आपसे बोला था कि आप एटॉमिक नंबर के थ्रू एक ग्रुप के पता होने से ही आपने सारे के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितनी इजीली आपने बता दिया। तो ये आप एक बार देख लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि हम एटॉमिक नंबर से उसके एलिमेंट को कैसे पता करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट अब हमें देखना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमें बात करनी है। अब हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तब आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स हैं। जैसे जब आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए लिखते हो, एस ब्लॉक में आपको पता है कि क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में आता है। एस सब शेल में आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप डिफाइन करते हो। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, NS122। यहाँ पे n क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी। तो जैसे ही आपके जो भी पीरियड का होगा वो आपका n होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं, तो इसका क्या हो गया 1 2 2। इसी तरीके से जब आप पी ब्लॉक का लिखोगे, बोर्ड को पता नहीं आज क्या हो गया है, और इसी तरीके से जब आप डी का भी लिखोगे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे एफ ब्लॉक की। ठीक है, अब पी ब्लॉक में आपको पता है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने कैसे डिफाइन किया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस पी सबशेल में एंटर कर रहा होगा। पर जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे
कहाँ गई आपकी पीरियोडिक टेबल? हाँ, ये जो अब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जब आपके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की फिलिंग होती है ना, इसमें जब आप फिलिंग स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को फिल कर चुके होते हो। तो होता क्या है, जब आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हो तो आप ऑलरेडी एस की फिलिंग तो कर ही चुके होते हो। तो NS2 तो आपका ऑलरेडी फिल होता है क्योंकि एस तो पूरा फुल हो चुका होगा, तो एन में तो ऑलरेडी, एस में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हो पी की फिलिंग। तो यहाँ आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका NS2 तो आपका एस सब शेल तो ऑलरेडी फिल हो गई। अब पी में जब आप फिल करते हो तो पी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी कि पी में मैक्सिमम क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 1 to 6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। इसी तरीके से जब आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो डी ब्लॉक में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एस सब शेल होती है, इसमें 1 से 2 पॉसिबल होते हैं। और जब डी सब शेल की बात करते हो ना, तो डी सब शेल का क्या लिखते हो, जब आप 4th पीरियड की डी सब शेल की बात कर रहे होगे तो वो एक कम ऑर्डर की आती है, यानी कि 4th पीरियड की जो सब शेल होगी डी की वो 3D होती है। तो इसलिए हमने लिखा n-1, क्योंकि डी सब शेल क्या होती है, n-1। और डी में कितने पॉसिबल होते हैं, 3D 10। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे एस में पूरे ही फिल क्यों नहीं किए, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। जैसे होता क्या है ना, यहाँ पर आपको जैसे पता होगा, जैसे क्रोमियम, लेट अस सपोज क्रोमियम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप अगर एज इट इज लिखने जाओगे तो आप लिखोगे 3D4 एंड 4s2। पर यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि डी सब कोई भी सबशेल अगर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होती है तो वो मोस्ट स्टेबल होती है, ये बात हमें पता है। तो होता क्या है कि ये जो है मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए क्या करता है कि ये 3D5 में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका 4s1 में हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी जो कन्वर्टेड जो होता है ना, आप कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज़ करते हो, आप उसका यूज़ नहीं करते हो। इसी वजह से क्या हुआ, मैंने लिखा कि इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एस में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है और डी में 1 to 10 तो होते ही हैं। इसी वजह से क्या है, एस में मैंने ऑलरेडी दोनों फिल नहीं किए। और जिस तरीके से ये क्रोमियम में है, क्रोमियम के अलावा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कॉपर का, कॉपर का जब आप एग्जाम्पल लेते हो तो उसमें भी सेम केस ही होता है। उसमें क्या होता है, जब आप लिखते हो तो 3D9 एंड 4s2 आता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इसको एज इट इज ना लिख के इसको भी आप इसका कन्वर्टेड ही लिखते हो। यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें 3D10 एक्वायर कर लेता है, क्योंकि जैसे हाफ फिल्ड होता है उसी तरीके से फुली फिल्ड भी आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इवन हाफ फिल्ड से भी ज़्यादा आपको फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आपका इसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि यहाँ पे मैंने एस को पूरा फिल क्यों नहीं किया। और इसी तरीके से जब आप एफ ब्लॉक की बात करते हो तो एफ ब्लॉक में क्या होता है आपका, यहाँ पर तो आप एस में दोनों फिल कर देते हो। और फिर क्या होता है, जब आपको पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो एफ ब्लॉक की जब फिलिंग होती है तो ये जो डी के होते हैं, डी में आपके ये पहले आप एक डी का इलेक्ट्रॉन भरते हो, ठीक है, ये डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन आता है। देन आप उसके बाद फिर एफ के 14 एलिमेंट्स को स्टार्ट करते हो फिल करना। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि आप किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। जब आप एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तब आप लिखते हो यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे जैसे, तो क्या होगा आपका एफ में, जैसे डी में क्या हो रहा था कि n-1 हो रहा था। अब एफ सब शेल जो होती है, एफ सब शेल क्या होती है, ये n-2 से स्टार्ट होती है। जैसे अगर आपका पीरियड नंबर 6 है ना, तो आपकी एफ सब शेल कौन सी होगी, आपकी 4th सब शेल होगी। तो इसी वजह से एफ का क्या होता है, इसमें आएंगे 1 to 14। और उसके बाद हमारा क्या होता है, n-1 डी शेल आती है, n-1 डी शेल है। इसमें डी शेल में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है, तो आप इसमें 0 से 1 तक भर सकते हो। 0 भी आपका तब केस हो जाता है जैसे सेम इस केस में होता है, जब आपके एफ ब्लॉक में एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है,
हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होने से तब आपका क्या होता है, डी में 0 होके एफ में आपके 14 या फिर आपके 7 एलिमेंट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उस केस में आपका डी 0 हो जाता है, ठीक है। और लास्टली आपका एनएस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं। तो ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का होगा, कौन से पीरियड का होगा, तो आप n की वैल्यू डिफाइन करके आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें आप कुछ एग्जाम्पल देख लो जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में चलिए अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम की, लेट्स सपोज टाइटेनियम आपको पता है कि ये कौन सा है, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपका क्या होता है, टाइटेनियम ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट होता है। ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट होने के साथ साथ ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये आपकी 3D सीरीज होती है और ये आपका पीरियड नंबर 4 में आता है। तो होता क्या है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 3D सीरीज का है और इसमें ग्रुप नंबर 4 पे है, तो डी में क्या है, इसके ग्रुप नंबर 4 मतलब डी क्या होता है, थर्ड से स्टार्ट होता है, तो डी में इसके आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से एस सब शेल क्या होगी, इसकी 4s होगी, 4s में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आपने, ये आपका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो आप इस तरीके से इसका लिख सकते हो कि 1s2 2s2 2p 6 देन 3s2 3p 6 देन उसके बाद आपका 4s एनर्जी के बेसिस पे आप लिखते हो, तो फिर आप लिखते हो यहाँ पे 3d जो आपने लिखा 3d2 एंड 4s2। तो आगे का तो आपको जनरल लिखना आता ही होगा, आप सीख सकते हैं। तो ये आपका वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख के बता पाते हैं इजीली कि आपको कौन सा एलिमेंट होगा। तो आप वैलेंस शेल का आपको पता है तो आप इजीली बता दोगे कि कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हो। तो ये आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का समझ में आ गया होगा कि कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कब कहाँ पे आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमने ये सारा कुछ देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अब हमें क्या होगा कि चलो एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे, जैसे जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, लेट अस सपोज आपने ये एग्जाम्पल था आपका, तो आप अगर आपको वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप उसका देख के ये कैसे बताओगे कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको लिखवाती हूँ कि कैसे आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख के बता पाओगे कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो आप जैसे एस ब्लॉक की बात करेंगे, फॉर एस ब्लॉक इसकी हेडिंग में लिख लेते हैं डिफाइनिंग ग्रुप नंबर यूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक की जब आप बात करोगे, एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप नंबर आप बताते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। ये तो सिंपलेस्ट होता है क्योंकि इसके आगे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ग्रुप नंबर एस सबशेल का तो इजीली जितने एस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 या 2 वही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। अब बात करते हैं फॉर पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में क्या होता है कि पी ब्लॉक में जब आप पहुंचते हो तो आपका पहले क्या होता है कि 2 ग्रुप्स ऑलरेडी आ चुके होते हैं एस ब्लॉक के, और बीच में आपके पास क्या आती है 3D ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है जिसमें आपके पास 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल कितने होंगे आपके पास 10 डी ब्लॉक के और 2 एस ब्लॉक के। तो पी ब्लॉक में आने के पहले आपके पास 12 ग्रुप्स आ जाते हैं। तो आप इसमें क्या करते हो 12 को ऐड कर देते हो, देन आप ऐड करते हो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। तो यहाँ पे आप 12 ऐड करके क्या ऐड करते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से फॉर डी सबशेल,
तो डी सब शेल में आपके पास क्या होता है, इसमें आप बताते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल प्लस डी सब शेल। ये आप इस फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज करके आप इजीली उनका ग्रुप नंबर बता सकते हैं। और एफ ब्लॉक में तो आपको पता ही है कि सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग करते हैं, सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। तो ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन में आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा किस ग्रुप से बिलोंग करने वाला है। तो इसके बाद चलिए हम आज बात करते हैं, ये तो हमने अभी तक देख लिया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, उनके एटॉमिक नंबर से उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के बारे में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी हमने बात कर ली। अब हमें बताना है, अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब हमारे पास जो आने वाला है कि जो कैसे प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं हमारी। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे साइज़ के बारे में, एटॉमिक साइज़ के बारे में, कि कैसे एटॉमिक साइज़ आपका वेरी करता है किसी भी ग्रुप में या पीरियड में। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज देख के आपको क्या समझ में आ रहा होगा, आप जैसे डायरेक्टली जब आप एटॉमिक साइज को देखेंगे तो आप क्या कह सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का साइज क्या होगा, कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एटम का, उससे आउटर मोस्ट शेल जो भी है आपकी, उससे उसका डिस्टेंस। यानी कि मैंने क्या कहा, एटॉमिक साइज क्या होता है, आप न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस कितना होगा वही आपका एटम का साइज होगा, है ना। तो इसमें आप लिखो एटॉमिक साइज क्या होता है, it is the distance of nucleus to the outermost shell of the atom। ये आपका एटॉमिक साइज हो जाता है। बट क्या होता है कि हम इसको भी 3 तरीके से पढ़ते हैं। 3 तरीके हमारे क्या होते हैं कि एटॉमिक साइज को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या होती है हमारी 3 कैटेगरी, पहला होता है कि हमारा एटॉमिक साइज की, जैसे कि एटॉमिक साइज को आप जैसे रेडियस से डिफाइन कर सकते हो, जैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल को आपने क्या कहा, एक रेडियस तरीके से हो गई न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का। तो आप इसको 3 तरीके से डिफाइन करते हो। एक होती है आपकी कोवेलेंट रेडियाई, देन आप पढ़ते हो मेटेलिक रेडियाई, एंड थर्ड होती है आपकी वॉन डेर वाल रेडियाई। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, पहला क्या होता है हमारे पास, पहला हम पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी हम पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियाई, और थर्ड हम बात करेंगे वॉन डेर वाल रेडियाई की। ठीक है, तो ये 3 तरीके की आपके पास रेडियाई होती हैं, रेडियाई कह लो या रेडियस कह लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे कोवेलेंट रेडियाई। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई आपको क्या है कि आपके लिए कोई नई नहीं है, ये आप पहले भी 10th क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके होते हैं। बट मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताऊंगी बिल्कुल बेसिक से कि कोवेलेंट रेडियाई आपकी कैसे डिफाइन होती है। तो
इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है ना, जैसे दो एटम्स हैं, ये दोनों बॉन्ड्स क्या है, आपस में पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब पेनिट्रेशन हो जाता है एटम्स का, उस केस में आप क्या डिफाइन करते हो, आप उस केस में कोवेलेंट रेडियाई डिफाइन करते हो। तो इसको जब आपको मैं एग्जाम्पल्स को ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो इसमें क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई में मान लीजिए आपके पास दो एटम्स हैं, ठीक है, ये आपके पास दो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स क्या होते हैं, आपस में आपके पेनिट्रेट कर जाते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स जब आपस में पेनिट्रेट कर गए, तब क्या होता है, ये दोनों एटम्स, इसका सेंटर हो गया ए, मान लीजिए ये ए एटम है, ठीक है, और ये बी एटम है, इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। तो इन दोनों के सेंटर्स को जब आप देखोगे, दोनों का सेंटर आपने देख लिया, अब इन दोनों का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स का, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक के सेंटर का डिस्टेंस आपको क्या है, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है आपका डी। तो ये जो डी डिस्टेंस आया दोनों के सेंटर्स का, इसका जब आप हाफ कर दोगे ना, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका कोवेलेंट रेडियाई कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, कोवेलेंट रेडियाई में क्या होता है, द एटम्स पेनिट्रेट ईच अदर। और यहाँ पे आप कोवेलेंट जैसे आपको डिफाइन करनी है, तो आप क्या लिखोगे, रेडियस कोवेलेंट जो है आपकी, वो क्या है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस, इसकी हाफ। तो ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर कोवेलेंट रेडियाई। तो इसको आप अगर लैंग्वेज के टर्म्स में लिखना है तो आप वही लिख सकते हो, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई विच आर पेनिट्रेटिंग ईच अदर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपकी कोवेलेंट रेडियाई का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आई होप आपको कोवेलेंट रेडियाई समझ में आई होगी, जहां पे भी बॉन्ड पेनिट्रेट करेंगे वहां बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और दोनों ही सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका आप जब हाफ कर दोगे तो आपकी आ जाती है कोवेलेंट रेडियाई। अब हम बात करने वाले हैं मेटेलिक रेडियाई के बारे में, कि मेटेलिक रेडियाई आपकी कैसे आप डिफाइन करोगे। तो सेकंड है आपकी मेटेलिक रेडियाई। अब मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, ये मेटेलिक रेडियाई जैसे आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड होगा, तो जो दो एटम्स हैं, दो मेटल एटम्स जो हैं, वो इस केस में क्या होते हैं, दे जस्ट टच ईच अदर। क्या होता है आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे इस केस में क्या था, दोनों एटम्स आपके पेनिट्रेट कर गए थे, यहाँ पर जैसे आपकी ये एटम्स है, एक ये एटम है आपका मेटल एटम, ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा एटम है, ये हो गया आपका दूसरा एटम, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो दूसरा एटम होता है मेटल का, ये यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ इससे बाउंड्री से टच होता है, ये होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। मतलब दो एटम्स जो हैं दे जस्ट टच ईच अदर ऑन द बाउंड्री। तो मेटेलिक रेडियाई आप कैसे डिफाइन करते हो, यहाँ पे आप क्या होता है कि टू एटम्स जस्ट टच ईच अदर्स बाउंड्री। अब आप इसमें भी देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये मान लीजिए आपका ए एटम है, ये आपका बी एटम है, इसका सेंटर कुछ यहाँ है, इसका सेंटर कुछ यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप डिफाइन करते हो। मान लीजिए लेट अस सपोज कि यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस क्या है, आपका मान लीजिए कैपिटल डी डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का आधा आपका क्या हो जाएगा, आपका मेटेलिक रेडियाई हो जाएगी। वहां पे बॉन्ड पेनिट्रेट कर गए थे तो उन दोनों के सेंटर्स का हाफ आपने किया था, तो आपका कोवेलेंट रेडियाई आ गया था। मेटेलिक बॉन्ड में भी आप सेम ही करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो आप जब फॉर्मूला लिखोगे तो आपकी जो रेडियस मेटेलिक है ये क्या हो जाएगी, ये जो हमने डिस्टेंस लिखा है डी डिस्टेंस, इसकी
हाफ। ये पास हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द मेटेलिक रेडियाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब हम थर्ड बात करते हैं हमारी वॉन डेर वाल रेडियाई के बारे में। थर्ड पॉइंट है आपका वॉन डेर वाल रेडियाई। वॉन डेर वाल रेडियाई में क्या होता है, ये क्या होती है आपकी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप इसको डिफाइन करते हो। ये क्या होते हैं, दो अलग अलग दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसका हाफ जब आप करते हो तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी कहलाती है वॉन डेर वाल रेडियाई। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका, इट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस रहने देते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर, it is defined for covalent molecules। तो जैसे आप यहाँ पे इसकी इमेज को जब आप ड्रॉ करो, लेट अस सपोज कि ये आपके पास कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे टच नहीं करते, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो क्या है, ये तो दूर दूर रहेंगे। तो ये क्या होता है, जब यहाँ पे आपको पता है कि ये तो दूर दूर हैं, तो इसमें क्या है, ये लेट अस सपोज ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। तो जब आप यहाँ पे इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हो ना, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस आती है, ये आपकी डिस्टेंस, इसका जब आप हाफ कर दोगे तो वो आपकी कहलाती है वॉन डेर वाल रेडियाई। ठीक है, तो लेट अस सपोज इसका भी डिस्टेंस आपका d डिस्टेंस है मान लीजिए। तो जब आप वॉन डेर वाल रेडियाई को डिफाइन करते हो, वॉन डेर वाल रेडियाई, ये आप इसको ऐसे लिख लो, वॉन डेर वाल रेडियाई, तो ये आपकी क्या होती है, इस डिस्टेंस का हाफ। ये आपका फॉर्मूला होता है वॉन डेर वाल रेडियाई। तीनों के ही फॉर्मूले सेम है, बस उस डिस्टेंस में आपका डिफरेंस होता है कि कौन से आइटम्स के बीच में आप बता रहे हैं। तो अब तीनों तरीके की हमने रेडियस देख ली कि किस तरीके से डिफर करती है। तो अब अगर इनका ऑर्डर लिखने जाऊं मैं कि कौन सी रेडियाई बड़ी होती है और कौन सी छोटी, तो बहुत ही इजीली आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने तो देखा है ना किस तरीके से हमने बताया। तो जब आप ऑर्डर लिखते हो, सबसे बड़ी कौन सी होगी, बिल्कुल क्लियरली आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वॉन डेर वाल रेडियाई आपके एटम्स इतनी दूर दूर प्रेजेंट है, सबसे बड़ी तो आपकी कौन सी हो गई, वॉन डेर वाल रेडियाई, है ना। तो रेडियस जो आपकी वॉन डेर वाल है, ये तो आपकी सबसे बड़ी हो गई। और जब आपने यहाँ पे देखा कोवेलेंट और मेटेलिक में, यहाँ तो बॉन्ड्स जो है, एटम्स जो है आपस में पेनिट्रेट कर गए, तो ये तो सबसे छोटी हो जाएगी। और यहाँ जस्ट टच कर रहे हैं तो ये वाली कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इसके ऑर्डर में तो बहुत ही ऑब्वियस ऑर्डर है। तो सेकंड नंबर पे आपकी आ जाती है मेटेलिक, और लास्ट सबसे छोटी आपकी कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियाई। इसी वजह से आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। किस रीजन से, क्योंकि जब उसका साइज ही छोटा सा होगा तो बॉन्ड भी कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा। ये आपका ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, आई होप इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी हमने पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, जो कि है साइज के बारे में। साइज के बारे में हमने देखा कि वो कितने तरीके का होता है। अब हमें बात करनी है, ये जो एटॉमिक साइज होता है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक साइज की हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी। अब हमें बात करनी है किसकी, कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, बताइए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है आपका, सबसे पहला फैक्टर होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में हमें देखना है कि न्यूक्लियर चार्ज आपका एटॉमिक साइज को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला हम
क्या लिखेंगे? सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे? जो भी आपके न्यूक्लियस है उसके आसपास जितनी भी शेल्स हैं, तो जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट शेल में कितना ज्यादा अट्रैक्शन या फिर कह लो अपना कितना ज्यादा अट्रैक्शन या चार्ज वहां पे पहुंचा पा रहा होगा, उसको आप न्यूक्लियर चार्ज कहोगे। तो अब क्या होता है, एटॉमिक साइज से इसका क्या वेरिएशन होता है? तो एटॉमिक साइज जो है कैसे डिफर करेगा न्यूक्लियर चार्ज? अब हम समझते हैं कि लेट अस सपोज कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सपोज कर लिया कि ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है, शेल्स होती है ना कुछ, ये उसकी शेल्स हो गई, ये आपकी इनर शेल्स हैं और ये वाली आपकी आउटर शेल्स है, ठीक है। अब ये इनर और आउटर शेल्स हो गई आपकी। अब आउटर शेल में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अंदर आपका कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन से जो आपका ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन हो रहा होगा। इसी तरीके से अट्रैक्शन के साथ साथ ये आपका अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है ना। उसी तरीके से आपका क्या होता है, उसी तरीके से आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, रिपल्शन। तो एक एटम में हमने देखा कि न्यूक्लियस है आपस में और बाहर शेल्स हैं, तो उस एटम में आपको 2 तरीके के फोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक आपका रिपल्शन है, एक आपका अट्रैक्शन। तो अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब ये न्यूक्लियस का जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अगर ज्यादा होगा तो वो आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा चार्ज लगा रहा होगा, और चार्ज ज्यादा लगाने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो आपका बढ़ रहा होगा। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने का क्या मतलब है, अगर आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाएगा, सॉरी जो एटम का साइज है वो क्या है, छोटा हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आया कि न्यूक्लियर चार्ज आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा और एटम का साइज उतना ही छोटा होगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो एटॉमिक साइज कम। तो यहाँ पर आपके पास इनवर्स रिलेशन निकल के आता है न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक साइज से। क्या होता है आपका, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतना ही कम आपका एटम का साइज। तो ये आपका रिलेशन निकल के आता है फॉर न्यूक्लियर चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, कैसे हमने डिफाइन किया, न्यूक्लियर चार्ज यहां पर क्या है आपका, न्यूक्लियर चार्ज आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट शेल टू द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एटॉमिक साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से वाइस वर्सा, न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे ज्यादा होगा, कम होगा, और साइज आपका ज्यादा होगा। तो ये होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन एटॉमिक साइज से। अब हम क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज को इस तरीके से ना लिख के इसके लिए हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, जो कि क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज को हम ये रिप्लेस क्या किया, न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज को आपने रिप्लेस किया किस टर्म से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको आप क्या लिखते हो, Z इफेक्टिव। अब ऐसा क्यों किया, ये क्या होता है कि हमारे पास ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका कुछ शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो लग रहा होता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल जो होती है उतना ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का नहीं एग्जिबिट कर पा रही होती है। क्यों, ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आपका क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये पूरी इनऑर्गेनिक में आपका काफ़ी यूज़ में आएगा। इसको हम आगे देखेंगे कि किसी एटम पे आप कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप कैलकुलेट करना भी सीखोगे स्लेटर्स रूल से। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे आपने यहाँ पर देखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है शील्डिंग कर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो ओवरऑल इफेक्टिवली क्या आउटर मोस्ट शेल जो है वो उस पर न्यूक्लियर चार्ज जा रहा होगा। तो इसी वजह से हम डायरेक्ट न्यूक्लियर चार्ज ना लिख के क्या टर्म यूज करते हैं, वी यूज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद जब इफेक्टिव शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने के बाद आपका आउटर मोस्ट शेल में क्या ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा न्यूक्लियस का, उसको आप कहते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम देखेंगे शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, और हम बात करेंगे कि जो SPDF सबशेल होती है उसमें क्या ऑर्डर होता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का। उसी बेसिस पर आपको फिर पढ़ने को मिलेगा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपका क्या होता है साइज में पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं नॉर्मल ट्रेंड के कंपेरिजन में। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और फिर हमने देखा कि कैसे आपका पहली प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया, एटॉमिक साइज कितने तरीके का होता है, और उसके फैक्टर हमने बात करी पहले फैक्टर के बारे में न्यूक्लियर चार्ज। अब हम न्यूक्लियर चार्ज को और डिटेल में कल डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।